आज के वीडियो में हम सभी एक खास संस्था के बारे में जानेंगे और वह संस्था है हमारे बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में स्थित आंगनवाड़ी संस्था, आंगनवाड़ी केंद्र। और इन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन से संबंधित जानकारी लोगों के पास न होने के कारण लोग तरह तरह के विचार करते रहते हैं और उनको लगता है जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों से उनको लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है और उन्हें हो रहा है नुकसान। तो ये सभी चीज़ें से जानकारी न होने के कारण ही लोगों के मन में आती हैं। तो आज जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है उपलब्ध, वो जानकारी मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है इससे आप सबों को लाभ होगा, तो वीडियो पूरा देखें तभी बात समझ में आएगी। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना क्यों हुई है, इसके तरफ सबसे पहले हम सभी चलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी और देखा यह गया था, विदेशों के भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया था कि कई देश अपने बच्चों के देखभाल के प्रति सचेत हैं और जहां जो कमियां हैं उसको दूर कर वो अपने बच्चों का समुचित विकास करने में प्रयासरत हैं, ताकि ये जो उनके देश के भविष्य हैं वो बिल्कुल सभी दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से सबल बने। हम तो गरीब मुल्क वाले लोग हैं, अर्धविकसित देश है हमारा, उस समय भी था, आज भी उसी श्रेणी में हम सभी हैं। तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उनका ये प्रयास धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पिछले 20 वर्षों के करीब 2000 के आसपास हम मान लें तो वहाँ से एक सोच बदली और आंगनवाड़ी का तेज़ी से विस्तार किया जाने लगा। और विस्तार के दौरान पूर्व में 1-2 वार्ड मिलाकर आंगनवाड़ी थे और बाद में सरकार ने उन्हें वार्ड बेसिस पर कर दिया कि प्रति वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र हो। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को क्या जिम्मा सौंपा गया है, ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जिस समय आंगनवाड़ी की परिकल्पना की गई, जिस समय इनका आरंभ हुआ 1975 में, उस समय हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा था और बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो हमारे समाज में अभी भी पुराने लोग हैं उनसे हम जानकारी ले सकते हैं तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में हमारे बच्चे काल के गाल में समा जाया करते थे देख रेख के अभाव में। जो निर्धन परिवार थे उनके बच्चे बिल्कुल कुपोषित हो जाते थे, तरह तरह के बीमारियों के शिकार हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो सबसे पहले कुपोषण को दूर करने के लिए इस केंद्र को लाया गया कि जो बच्चों में, निर्धन परिवारों में कुपोषण व्याप्त है उसको दूर किया जाए। ऐसा माना जाता था कि शायद माता पिता बच्चों को का भरण पोषण करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और उनके खान पान में कमी के कारण बच्चे कुपोषित रहे हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों जो निर्धन परिवार से आते थे, जो कुपोषण के शिकार थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था पोषाहार के रूप में की गई, जो दिन में एक बार उपलब्ध कराई जाती। उसी बात को, उसी परंपरा को, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज भी जो सेवा प्रदान की जा रही है वो कुपोषित बच्चों के लिए की जा रही है। कुपोषित बच्चे वो हैं जिनका शारीरिक विकास सही नहीं हो रहा है, समय के अनुसार उनका वजन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, या उनकी लंबाई उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जिस अनुपात में उनकी लंबाई बढ़नी चाहिए। तो बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र प्रति माह उनके वजन और लंबाई मापन के साथ तय करें। यदि बच्चा कुपोषित है और उनका विकास सही नहीं चल रहा है, परिवार निर्धन है, वो बच्चे के पालन पोषण में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए घर ले जाने हेतु राशन उपलब्ध कराया जाता है, जो सरकार ने 25 दिनों के लिए खास मात्रा जो 2.5 किलो के आसपास औसत है कि कुपोषित बच्चे और अति कुपोषित बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा है। उसके पश्चात ऐसा देखा गया कि बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं वो उनके
अंदर जो कुपोषण आ रहा है वो माँ के गर्भावस्था से ही आ रहा है। तो माँ के गर्भावस्था के दौरान भी माँ के देखभाल की व्यवस्था की गई और उनके 6 माह तक जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको धात्री माताएं कहा जाता है। तो उन माताओं को भी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था सरकार ने की और इसमें THR राशन बच्चे के जन्म के पूर्व के स्थिति में उन माताओं को दिया जाता है जो माताएं बिल्कुल निर्धन परिवार से आती हैं, खान पान में जिनको तकलीफ़ हो रही है, उनको एक छोटे मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो उसका सेवन कर अपने को एनीमिया जैसे बीमारियों से बचा कर रखें ताकि बच्चे को सही पोषण मिल पाए। तो जो THR के रूप में जो राशन घर ले जाने के लिए जो राशन उनको दिया जाता है वो राशन का उपयोग कर वो अपने को सही करती हैं, अपने को अनीमिया की स्थिति से बाहर निकालती हैं ताकि बच्चों का पोषण सही हो। जो बच्चे 6 माह से बड़े हो जाते हैं और खाना खाने की स्थिति में हो जाते हैं उनके लिए राशन दिया जाता है ताकि इस राशन को खिलाकर बच्चे में जो पोषण से संबंधित कमी आ रही है भोजन के कारण वो पूरा हो पाए। ऐसे में आंगनवाड़ी सेविका को ही ये तय करना है कि किनको राशन दिया जाना है और किनको नहीं दिया जाना है। जो बच्चे के वजन और लंबाई मापन के आधार पर सेविकाएं तय करती हैं और ये वजन सबों को प्रति माह कराना होता है बच्चे का। तो ये आधार है आपके राशन दिए जाने का। हाँ, 3 से 6 साल के बच्चे जो स्कूल में नाम दर्ज हैं वो भी वही बच्चे होते हैं प्रायः जिनका देखरेख सेविका आरंभ से करती आ रही हैं। जो बच्चे के जन्म के पूर्व से लेकर 6 साल तक की अवधि है उसमें उन बच्चों का देखभाल सेविका करेंगी जिनका देखभाल वो करती आ रही हैं कुपोषित होने के कारण। और स्कूल में जो बच्चे आएंगे उनको पोषाहार के रूप में गर्म पका भोजन दिया जाएगा जो तय व्यवस्था है कि किस दिन क्या देना है और कितना देना है। इस सब के तहत वो बच्चे लाभान्वित होंगे जो केंद्र पर आएंगे। उनको घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ऐसे में जो आंगनवाड़ी के जो क्रियाकलाप हैं उसमें बच्चों के कुपोषण को दूर करने के प्रयास में ये लगाई गई हैं और कुपोषण मुक्त भारत का जो सपना है उसे पूरा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो राशन उन्हें देना है जो कुपोषित हैं, जो निर्धन परिवार से आते हैं, जहां बच्चों का अभाव के कारण पोषण नहीं हो पा रहा है। हाँ, जहां अभाव के कारण पोषण नहीं हो पा रहा है वहाँ राशन देना है, लेकिन जहाँ पर अभाव नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी बच्चे अगर कुपोषित मिल रहे हैं तो सेविकाओं को गृह भ्रमण के दौरान माता को सलाह देना है कि बच्चे के लिए क्या कुछ किया जाए जो हमारे बच्चे सुपोषण को प्राप्त करें, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा बच्चा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। तो 2 ढंग हैं सेविकाओं के सेवा प्रदान करने के। एक को निर्धन परिवारों को जिनके बच्चे अभाव के कारण कुपोषित चल रहे हैं उनको घर ले जाने हुए तो राशन उपलब्ध कराकर ताकि माता पिता उस राशन को बच्चों को खिलाकर उनके पोषण स्तर को बढ़ा पाएँ। और दूसरा जो परिवार सबल हैं और उनके बच्चे अगर इस स्थिति में हैं तो उनको सही और उचित सलाह देकर उनके बच्चों को सुपोषित करने का प्रयास किया। ये आंगनवाड़ी के क्रियाकलाप हैं। जो केंद्र पर बच्चे आते हैं वो भी उसी श्रेणी से आते हैं जो बच्चे निर्धन परिवारों से रहे होते हैं और जिनमें कुपोषण की समस्या व्याप्त होती है। और कुपोषण बच्चे में है या नहीं ये उनके वजन और लंबाई मापन से तय होता है जो मासिक रूप से सेविकाओं को करने की ज़रूरत है। इसमें आप सबों के सहयोग की ज़रूरत है। बच्चे को आंगनवाड़ी ले जाकर उनका वजन और लंबाई मापन करना। यदि आपको लगता है कि आपको लाभ से वंचित किया जा रहा है अनावश्यक रूप से या किसी कारणवश, तो आप बच्चे का वजन और लंबाई मापन करा के केंद्र पर तय कर लें कि आपके बच्चे का ग्रोथ सही है या नहीं है। और आप अगर बच्चे का पोषण करने में विफल हैं, खिलाने पिलाने में विफल हैं और आपको ये राशन चाहिए, बिल्कुल सेविका से बात करें, वो आपको प्रदान करें। रह गई बात सेविकाओं की, तो सेविकाएं एक ऐसी सरकारी कार्य से जुड़ी कर्मी हैं जिनको सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल नहीं है। अभी सरकार ने इन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में रख डाला है और
इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा है उनके आदेश पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में इन्हें सरकार द्वारा तय मिनिमम मजदूरी जो है उससे भी कम प्रदान किया जाता है। अति अल्प मानदेय पर कार्य करने को इतने सारे कार्य इन्हें दिए गए हैं, एक सरकारी कर्मी के लिए भी एक ज़्यादा हो जाता है। पर स्वयं ही सेविकाएँ निर्धन परिवार से आती हैं, अभावग्रस्त होती हैं और रोजगार के अवसरों की कमी है हमारे क्षेत्र में। सेविकाएँ इस कार्य को करने को मजबूर होती हैं और इतनी अल्प मानदेय पर दिन रात का कार्य है इनका। देख लें, सबसे पहले तो केंद्र पर जाना है इनको और एक केंद्र इनका 4 घंटे संचालित होता है, जहां गर्म पका भोजन भी बच्चों को दिया जाता है। हाँ, पूर्ण सेंटर जो हैं उनमें सहायिकाएं होती हैं इस कार्य को करने के लिए, लेकिन कई जगह सहायिकाओं की सेवा सेविकाओं को नहीं मिल पाती। ऐसे में सेविकाओं के ऊपर ही सहायिकाओं का भी बोझ पड़ता है। और मिनी केंद्र जो हमारे बनाए गए हैं, हाँ, उसमें लाभार्थियों की संख्या पूर्ण केंद्र की तुलना में आधी होती है, पर वहाँ सहायिका नहीं है। वहाँ सारे क्रियाकलाप सेविका को करने पड़ते हैं और वहाँ सेविका को जो प्राप्ति होती है मानदेय के रूप में, वो भी पूर्ण केंद्र की सेविका से कम हुआ करती है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि सेविकाएँ बिल्कुल ही जिस मानदेय पर कार्य कर रही हैं, ये बिल्कुल उचित मानदेय नहीं है, इससे किसी का परिवार नहीं चल सकता। और प्रायः सेविकाएँ निर्धन परिवारों से आती हैं, ऐसे में उनकी हालत स्वयं की हालत अच्छी नहीं होती और उनको लगाया गया है बच्चों के महत्वपूर्ण कार्य को पोषण को दूर करना। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसमें प्री शिक्षा देने की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जा रही है और प्ले स्कूल के रूप में आंगनवाड़ी को तब्दील किए जाने का विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके मध्य जो इनके कर्मी है, इनके मानदेय के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और इतनी कम है इनकी मानदेय कि कोई भी परिवार उस मानदेय से नहीं चल सकता। कोई भी इंसान कहीं भी कार्य करता है तो वहाँ से वो उतना अर्जन ज़रूर करता है जिससे मोटे तौर पर उसका परिवार चल पाए, परंतु आंगनवाड़ी सेविकाओं का परिवार उनके मानदेय से बिल्कुल नहीं चल पाता। और जो रोज़गार की स्थिति में बहुसंख्यक सेविकाओं के प्रति भी रोज़गार से बाहर होते हैं और जो कार्य हैं सेविकाओं के, उसमें पतियों की सहायता लग जाती है, क्योंकि महिलाएं घरेलू महिलाएं होती हैं, इन्हें घर का भी काम करना पड़ता है, कार्यालय का काम करना पड़ता है, केंद्र पर काम करना पड़ता है। इसके अलावे इनके लिए जो आदेश दिया गया है वो गृह भ्रमण यानी घर पर जाकर देखें कि बच्चे का लालन पालन जो माताएँ कर रही हैं उसमें यदि कोई कमी है तो उसमें आप सलाह दें, उनको बताएं, ताकि माताएं बच्चे का सही देख करवाएं। बहुत सारे कार्य हैं सेविकाओं के, इसके हिसाब से उनके मानदेय नहीं है। ऐसे में यदि सेविकाओं के खिलाफ आप अच्छे विचार नहीं रखते, उनके खिलाफ आपके मन में अगर कोई दुर्भावना है तो कृपया इसे हटा दें। और अगर आपको लगता है कि सेविकाओं के द्वारा प्रदान किया जाने वाला लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, सेविकाएँ नहीं दे पा रही हैं, तो कृपया उनसे बातचीत कर लें। बातचीत से पता चल जाएगा और यदि बिल्कुल आप उसके हकदार होंगे, अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी और सेविकाएँ समझेंगी कि बिल्कुल इनको मिलना चाहिए तो वो देंगे। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े कार्यालयों में जाकर शिकायत दर्ज करा देते हैं सेविकाओं के प्रति, ये अच्छी बात नहीं है। आपके समाज की महिलाएं, आपके समाज की बहू होती हैं सेविकाएं, और इनसे बातचीत कर समस्या का निराकरण निकालना सर्वाधिक उचित है समाज के लोगों के लिए, न कि बड़े बड़े कार्यालयों में जाकर उनके प्रति शिकायत। सेविकाओं के कार्य अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा कार्य का भार इनके ऊपर सौंपा गया है। सुबह उठने के साथ केंद्र पर जाना, 4 घंटे केंद्र पर रहना, उसके पश्चात गृह भ्रमण, उसके पश्चात इनको गोद भराई का कार्यक्रम, महीने में 1 बार अन्नप्राशन का कार्यक्रम करना पड़ता है, नियमित टीकाकरण में इनको भाग लेना पड़ता है, इनको बार बार कार्यालय रिपोर्ट लेकर जाना पड़ता है। और इन सब कार्यों में जो इनका व्यय होता है उस व्यय को भी सरकार नहीं देती, जबकि सरकारी कर्मियों के लिए अगर सरकारी कार्य में कोई भी व्यय होता है तो दैनिक भत्ता के रूप में इनको भत्ता प्राप्त है। पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को ये सभी कार्य स्वयं के खर्चे पर
करने होते हैं। और देख ले, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले चंद महीनों में आप देख लें, कोरोना काल के बाद जो महंगाई की स्थिति आई, उसमें महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सामग्री के मूल्य करीब करीब दूने हो गए हैं, कुछ सामग्रियों के मूल्य दूने से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने सरकारी कर्मियों को राहत पहुंचाने के लिए 28% तक महंगाई भत्ता घोषित कर दी। इन सेवकाओं के लिए बिल्कुल किसी प्रकार की राहत नहीं प्रदान की गई सरकार के द्वारा। एक और अति अल्प मानदेय और महंगाई की मार, इनके मानदेय तो स्वयं ही आधे हो गए, पर सरकार सिर्फ इनसे कार्य लेती है, सिर्फ तरह तरह के कार्य के आदेश इनको मिलते हैं। पर जब ये कभी आंदोलन करती हैं, कभी अपनी मानदेय की बात करती हैं, तो इनकी बातों को बिल्कुल ही अनसुना किया जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा सरकारी कार्य से जुड़ी शोषित महिलाएं आप कहें तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। एक ज़माने में बंधुआ मजदूर प्रथा हमारे इलाके में, आपके भी इलाके में चल रहे थे, और आप जानते होंगे कि बंधुआ मजदूरी प्रथा क्या थी। उसमें मालिक के अंदर रहने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, अल्प मजदूरी मिलती थी, और वहाँ से बाहर निकलने पर ही वो ज़्यादा मजदूरी पा सकते थे, पर मालिक के कार्य से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो अल्प मजदूरी में जीवन जैसे तैसे गुजारने को मजबूर थे। आज अगर कहा जाए कि आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकार की बंधुआ मजदूर है, जिस सरकार ने बंधुआ मजदूरी प्रथा को मिटाने के लिए कानून बना डाले, वही सरकार आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अपने बंधुआ मजदूर की तरह कार्य में लगाकर उनका शोषण कर रही है। ज़्यादा नहीं होगा। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि इनके मानदेय के प्रति कृपया ध्यान दिया जाए, और जो जनता है उस पोषक क्षेत्र की, उनसे भी हमारा आग्रह है कि यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की शिकायत बनती है आंगनबाड़ी सेविका के प्रति, तो कृपया उनसे मिलकर बातचीत करें। निश्चित रूप से सेविकाएँ आपके समस्याओं का निदान कर देंगी, और उनसे बगैर बात किए बड़े बड़े कार्यालयों में जाकर अगर आप उनके प्रति शिकायत करते हैं, तो ये अपने ही समाज की एक महिला को आप परेशान करवाते हैं, और ये परेशानी शायद आपके लिए भी लाभप्रद नहीं होती और उनके लिए अत्यंत दुखद। तो कृपया, जितनी जानकारी थी, और जितना मैं आज वीडियो लंबा हो गया है, और वीडियो लंबा होने से आप देखते नहीं, पर आज जितनी जानकारी मैंने दी है मोटे तौर पर इसे देख लें और कमेंट करके बताएं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित और भी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं, तो मैं भी तो आने वाले वीडियो में इसकी कोशिश करूँगा। तो एक आग्रह आपसे है कि कृपया सेविकाओं से बात करके समस्याओं को सुलझा लें। कृपया उन्हें परेशान करने की कोशिश न करें, उन्हें तंग न करें, क्योंकि वो खुद ही सरकारी कार्यों के बोझ तले दबी है, इतनी परेशान है कि सेविकाओं का अगर वास्तविक कथा आप सुन सकते हैं तो उनके मुख से सुने। उलझन में फंसी है, विकल्प नहीं है, वरना शायद इस कार्य में नहीं होती। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली बात के साथ। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, इसलिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।